हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। यहाँ पर आप एक इमेज को देख रहे हैं और इस तरह की घटना आपने देखी होगी जब किसी मरीज ने आकर इसके बारे में आपसे शिकायत की होगी। ऐसा होना अनकॉमन नहीं है, लेकिन पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल जरूर हो सकता है और इसका पूरा दोष लैब टेक्नीशियन पर डाला जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि गलती लैब टेक्नीशियन की हो। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसकी होने के बाद हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इससे कैसे निपट सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड कलेक्शन के बाद लालिमा क्यों दिखाई देती है और इसे मेडिकल भाषा में हम किस नाम से पुकारते हैं। जब एक लैब टेक्नीशियन या फ्लेबोटोमिस्ट ब्लड कलेक्शन करता है तो वह नस तक पहुंचने के लिए आपकी जो त्वचा की बाहरी परत से लेकर वेन तक नीडल को चुभोता है। इस प्रक्रिया के दौरान त्वचा की बाहरी सतह और वेन की जो दीवारें होती है उसको नुकसान पहुंचता है और उस स्थान पर एक छोटा सा घाव, जिसे ब्रूइजिंग या एस्किमोसिस या फिर हिमोटोमा कहा जाता है। ब्रूइजिंग या हिमेटोमा तब होता है जब क्षतिग्रस्त नस से रक्त बाहर निकल जाता है और त्वचा के नीचे जम जाता है। कभी कभी इसमें सूजन भी आ सकती है और थोड़ा घाव बड़ा हो सकता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो रक्त निकलने के बाद हो सकती है और यह आमतौर पर हानि रहित होता है। इसमें किसी उपचार की भी आवश्यकता नहीं होती है। रक्त निकलने के बाद हिमेटोमा जल्द ही ठीक हो जाता है। हालांकि यदि हिमेटोमा बड़ा है तो उसे मिटने और गायब होने में 2-3 सप्ताह का भी समय लग जाता है, लेकिन पेशेंट को इससे घबराना नहीं चाहिए। तो हमारा सवाल है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। जब ब्लड ले लिया जाता है तो निडल निकालने के बाद पेशेंट को चाहिए कि उस स्थान पर अपनी अंगुली या फिर अंगूठे से कुछ देर तक अच्छी तरीके से दबा कर रखें। उस स्थान पर कोई मालिश नहीं करनी चाहिए और ये ज़रूरी होता है कि यदि किसी पेशेंट को इसके बारे में आवश्यक जानकारी नहीं है तो लैब टेक्नीशियन का कर्तव्य है कि वो उन पेशेंट को इसके बारे में अवगत कराएं। और यही वह समय होता है जब आप हेमेटोमा होना से बच सकते हैं, रोक सकते हैं और पेशेंट को इससे इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। तो जब आप कलेक्शन कर लेते हैं तो पेशेंट को इसके बारे में ज़रूर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कुछ लोगों में दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से हेमेटोमा हो सकता है, भले ही उसमें कितनी ही सावधानियाँ रखें, लेकिन सावधानियाँ हमेशा हेमेटोमा को कम ज़रूर कर सकती है। जब सुई डाली जाती है तो कुछ सेल्स को नुकसान पहुंचता है जिससे हेमेटोमा हो सकता है। यह आवश्यक रूप से लैब टेक्नीशियन की गलती नहीं है, क्योंकि इन छोटी-छोटी और डीप वेन को देखना हमेशा लैब टेक्नीशियन के लिए संभव नहीं होता है। हेमेटोमा के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे पेशेंट में विटामिन सी की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, विटामिन के जैसे कुछ एंटीकोगुलेंट की कमी, कुछ बीमारियां जैसे हीमोफीलिया, कुशिंग सिंड्रोम या वॉन विल्फर्ड रोग अगर पेशेंट को है तो हीमेटोमा की अधिक संभावना बनती है। और यदि वो कुछ दर्द निवारक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहा है जैसे आइबुप्रोफेन, तो इस तरह की भी शिकायत देखने को मिल सकती है। दरअसल हीमेटोमा लगता अधिक गंभीर है लेकिन इतना गंभीर होता नहीं है। इसके होने के दूसरे दिन से ही हीमेटोमा के अंदर का जो रक्त होता है वो वापस शरीर में अवशोषित होने लग जाता है। रक्त जो त्वचा के सबसे करीब होता है वहीं उसके बैंगनी रंग के रूप में दिखाई देता है और जैसे-जैसे दिन बीतेंगे हेमेटोमा का जो रंग है वो फीका पड़ता जाएगा और धीरे-धीरे वो गायब हो जाएगा। तो यदि किसी में हेमेटोमा हो जाता है तो क्या करना चाहिए? अगले 72 घंटे तक एस्पिरिन या क्लोपिरागोल जैसे यदि कोई दवाई ले रहा है तो उसको लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये दवाएँ खून को पतला करती है और जो रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन दर्द निवारक दवा के रूप में आप पैरासिटामोल का सेवन कर सकते हैं और जिस हाथ में आपके हेमेटोमा हुआ है उस हाथ से कुछ घंटों तक आप भारी चीज़ों को उठाने से बचना चाहिए। ब्लड कलेक्शन के पहले 24 घंटों के दौरान बार-बार आप बर्फ से 20 मिनट तक सिकाई कर सकते हैं, इससे पेशेंट को काफ़ी लाभ मिलता है। तंग कपड़े अगर पेशेंट पहन रहा है तो उसे उसको बचना चाहिए, क्योंकि जो तंग कपड़े होते हैं वो रक्त को बहने से रोक सकते हैं और नसों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं जिससे ये घाव बड़ा हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी मरीज में कुछ लक्षण दिखाई दे तो वो डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना चाहिए। जैसे यदि पूरे हाथ का रंग फीका पड़ रहा हो या हाथ सुन्न पड़ रहा हो और झुनझुनी जो कुछ घंटों में भी दूर नहीं होती है। साइड पंक्चर पर तेज दर्द हो, अगर लालिमा बहुत ज़्यादा हो और सूजन
जो सुधरने के बजाय और बढ़ रही है। तो ऐसी अवस्था में एक डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आई होप ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी और पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी लेकर। तब तक बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।